वेलकम टू माई इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक वांछित एफएफ होने वाला है। इस एफएफ का नाम होगा माई लव फ्रॉम फैंटेसी वर्ल्ड। इसमें दो दुनियाओं की कहानी के बारे में दिखाया जाएगा। कैरेक्टर सेम हो गए, बस नेम में थोड़ी सी चेंजेस हो गए। आगे की स्टोरी में जैसे जैसे नेम चेंज हो सके आपको पता चल जाएगा कि कहानी में कितने टर्न ट्विस्ट है। हाँ, थोड़ा सा फनी, रोमांटिक, थ्रिलर्स और थोड़ा सा मिस्ट्री और सस्पेंस भरा होगा। अगर इस वन शॉट ख़त्म होने के बाद आपको इस वन शॉट में कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग अपने डेस्क पे सो रहा था। तभी विंकिंग और वेनिंग दोनों तरफ काम कर रहे थे। विंकिंग विंग को उठा रहे थे। उठो विंग, उठो उठो विंग। वेनिंग भी धीरे धीरे से बोल रहा था, विंग उठो, विंग उठो। तभी उसके चीफ एडिटर जो थे उन्होंने धड़ाक से कॉमिक के वेबटून को लिया, उसके सर पे मारा। ये क्या हुआ, कहीं पे भूकंप आ गया, कुछ हो गया, ये चिल्लाने लगा। तो चीफ एडिटर ने, हाँ हमारी कंपनी में भूकंप है, तुम्हें पता है ना विंग, हमारी कंपनी के कितने लॉसेस चल रहे हैं। तो विंग जो आधे नींद में था उसने बोला, हाँ क्यों नहीं चलेंगे, आप रोमांस से भरी किताबें लाते हो, कभी थ्रिलिंग से भरी हुई किताबें लेके आओ जिसमें एक्शन हो, फाइटिंग हो। ये सुनने के बाद चीफ एडिटर ने कहा, क्या कहा तुमने विंग? तो विंग ने कहा, सर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा आजकल के यंगस्टर गर्ल को थोड़ा रोमांस की जगह पे थ्रिलिंग, थोड़ा सा फाइटिंग सीन याद आड़ो तो बहुत अच्छा लगता है। ये सुनने के बाद चीफ एडिटर ने कहा, बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ रोमांटिक वेबटून ही बुक को पब्लिश करिए और कोई बुक नहीं। ये सुनने के बाद और वैसे भी तुम्हारा कितना काम गया है मिस्टर माफिया के एडिटिंग में। तो ये सुनने के बाद ऑलमोस्ट डन हो गया है। ये कहने के बाद तो चीफ एडिटर का और कवर पेज। ये सुनने के बाद ने एक वियर्ड सा मार दिया और कहा, वो भी रेडी है सर। तो चीफ एडिटर उसे लेके मेरे ऑफिस में आओ। ये कहने के बाद वहाँ से चीफ एडिटर वहाँ से चले गए। तभी विंग धड़ाक से बैठे हुए बोला, पता नहीं इस चीफ एडिटर का प्रॉब्लम क्या है, हम तीन लोगों का काम एक साथ कर रहे। तो बैंकिंग ने कहा, शांत हो जाओ। तो विंग ने कहा, क्या शांत हो जाओ बैंकिंग, तुम बताए ना हम तीन लोगों का काम एक साथ करें। तो वेंडिंग ने कहा, तो क्या हो गया? विंग ने वेंडिंग को देखा तो वेंडिंग ने कहा, हाँ मानता हूँ बोनस नहीं मिलता है, क्रेडिट नहीं, बिल्स नहीं क्रेडिट होते हैं। तो उसने कहा, वही तो हम तीन लोगों का काम एक साथ करते फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। तो बैंकिंग ने कहा, इससे घटिया और बकवास नॉवल छापेंगे तो यही होगा ना। तो वेंडिंग ने कहा, ये बात भी सही। तो एक ने कहा, ये देखो मिस्टर माफिया, इसमें भी इन्होंने लव लाइफ की वाट लगा के रखी है। तो ये सुनने में बैंकिंग ने कहा, मतलब? तो विंग ने कहा, देखो एक हैंडसम सा, टॉल सा, डैशिंग सा, सिक्स एप वाला बंदा है, कितना टॉल है, कितना कहते हैं ना उसमें क्रूरलिटी और ह्यूमैनिटी भी है। वो उसके एक नजर से ही दूसरों को घायल कर सकता है। एक चीते जैसी चाल है। पर क्या लिखा है, प्यार के चक्कर में इसकी लाइफ बर्बाद हो गई। क्या बकवास स्टोरी। ये सुनने के बाद नन्ही ने कहा, हाँ ये बात भी सही है। उसके बाद चीफ एडिटर ने फिर से बुलाया अपने ऑफिस से। विंग, ये कहने के बाद विंग ने कहा, लाया सर ये कि वो कवर पेज लेके वहाँ पे दौड़ा। वेंडिंग ने कहा, इसका पता नहीं क्या हुआ। वेंडिंग ने कहा, चीज़ें जो भी हो बचा लेना भगवान आज उसे। ये कहने के बाद ये दोनों हंसने लगे। यहाँ पे वेंडिंग और बैंकिंग हमेशा की तरह भाई बहन है, पर हाँ ट्विंस है इस बार। वही वेंडिंग और वेंडिंग ये तीनों एक वेबटून एडिटर है जो वेबटून्स को कॉमिक में बुक में कन्वर्ट करते हैं। और इनकी कंपनी की ऑलमोस्ट हाफ दिवालियाँ निकल चुकी है कि कोई ऐसी स्टोरी क्यों पसंद करा जिसमें हीरो हीरोइन के लिए देवदास बन के बैठा हो। पर इनकी चीफ एडिटर को वैसी स्टोरी चाहिए, चाहे हीरो जितना भी दमदार क्यों ना हो, पर हमेशा की तरह देवदास के मूड में ही रहता है। इस तरह इस बार भी एक स्टोरी है मिस्टर माफिया के नाम पे और सेम स्टोरी है। उसके बाद विंग कवर पेज पे लेके चीफ एडिटर के पास गया। चीफ एडिटर, ये क्या है इतना बकवास, मैंने तुम्हें कहा था ना विंग, इस बार कवर पेज देखते ही ऐसा लगे कि हाँ इस बुक को खरीद लेना चाहिए। तो फिर ये क्या है? तो इन्होंने कहा, सर आपने तो चीफ एडिटर ने, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे बेस्ट कवर पेज चाहिए, जाके इसे एडिट करके डिज़ाइनर से लेके आओ। ये कहते हुए वहाँ से चला गया और आके सीट पर बैठने लगा और गहरी सी सांस लेना।
मैं क्या करूँ। तो वेन्निंग ने कहा वैसे भी अभी लंच टाइम है, वो डिज़ाइनर तो मैं अभी नहीं मिलेगा। तो विंग ने कहा हाँ तो वेंकिंग ने कहा तुम्हें पता है ना ये लंच टाइम है। ये सुनने के बाद ये तीनों ने एक इधर में कुछ आंखों से बातें की और वहाँ से निकल के कुछ स्नैक्स के पैकेट लेके। तो वेंकिंग ने कहा रेडी है। ये कहने के बाद उसने एक ड्रोन उड़ाया और सीधा एक बड़े से बिल्डिंग के ओर लेके चले गए। वो बिल्डिंग का नाम था लैंड कॉर्पोरेशन। और ये लोगों ने करीब 6 फ्लोर से एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो वेंडिंग वो दिख गया। ये सुनने को देखने का क्या दिख गया। ये कहने के बाद विंग वहाँ पे आया और वेंडिंग से ड्रोन का रिमोट कंट्रोल देखने लगा। उसने देखा है कितना हॉट सब बंदा है यार। तो वेंडिंग ने कहा आज वो नहीं आया। तो वेंडिंग ने भी दूसरे रिमोट कंट्रोल में जाते गया हाँ दूसरा वाला भी नहीं आया, शायद ओकेजनली भी आते हैं। तो विंग ने कहा मेरा वाला तो हमेशा वहीं पे ही रहता है। ये सुनने के बाद वेंडिंग और वेंकिंग ने हाँ क्यों नहीं रहेगा, वो एरोगेंट ट्रूथलेस यो ऐसा कभी कभी लगता है कि विंग ने कहा कैसे कभी कभी लिखता है ना वो माफिया है। भाई गॉड होना भी चाहिए, कितना डार्क हो रहा है उसका। बट आवर बैड लक एंड ऑल बैड लक की माफिया नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करते है। ये सुनने के बाद नहीं ने कहा ये बात भी सही है। वैसे वही तुम पता है ना तुम ही थे जो कह रहे थे किसी के प्राइवेसी में झांकना चाहिए। अब देखो कौन उसके ऊपर नज़र रखा है। तो इन्हें कहा इतने हैंडसम बंदे के ऊपर नज़र रखना तो बनता है। तो वेंडिंग और रैंकिंग हंसने लगे और कहे चलो तुम एंजॉय करो हम चलते ही है। कहने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल गए और वही वहाँ पे लैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ को ताड़ने लगा था जिसका नाम लान वांगजी था। वो अपने असिस्टेंट साउसिंजन और सैंग के साथ उस ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहा। उसका ऑरा उसका वाइब देखते ही ने कहा हाय भाई हाय क्या बंदा है यार, लाइफ में ऐसे ही बंदे की कमी है। ये कहने के बाद विंग स्नैक्स एंजॉय करने लगा था। वेंडिंग वहाँ भी भागते हुए थे। विंग लच रहे ऊपर हो गया। ये विंग ने कहा क्या यार जाना पड़ेगा। तो वेंडिंग ने कहा हाँ और डिज़ाइन एडिटर के पास। ये कह रहे हैं तो विंग ने ड्रोन को वहाँ पे सेट किया और अपने काम के लिए निकल गया। यहाँ पे दूसरी ओर लैंड कॉर्पोरेशन के उस मीटिंग रूम में से 2-4 बंदे तो ऐसे ही फायर हो गए। वांगजी के गुस्से को देख के उन्होंने गड़बड़ की और 2-4 बंदे फायर। वहाँ पे वो मीटिंग ख़त्म हो गया। तो वांगजी अपने ऑफिस के रूम में आ गया। उसके साथ साथ साउसिंजन सैंग पे आ गए और कहने लगे वांगजी की क्या था। तो वांगजी ने कहा इन लोगों को काम करना सही से नहीं आता है। उसने गुस्से वाले टोन में बोला। तो साउसिंजन ने कहा वांगजी वैसे भी तुम्हें वहाँ पे वर्क के रिलेटेड जाना भी होगा कल। और वैसे भी साउथ जी का कब आज वापस आ रहे हैं तुम्हें पता है ना अंकल के साथ। ये सुनने से वांगना तो फिर तो स्वैंगना तो फिर तुम्हें पता है ना आज एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर है। ये सुनने में वांगना मैं अटेंड नहीं करने वाला, तुम लोग हैंडल कर लेना और कोई एक्सक्यूज दे देना। तो साउथ जी ने कहा वांगजी। तो वांगजी ने कहा मैं जाऊँगा, अंकल फिर से मेरे मैरिज को लेके कुछ परेशान करेंगे और मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। ये कहने के बाद वांगजी वहाँ से चला गया और सैंग ने कहा इसका क्या करें हम। तो साउजी ने कहा क्या करें चलो एक्सक्यूज़ बनाएंगे अंकल के लिए। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले गए थे। वांगजी ने पूरे दिन का मीटिंग हैंडल किया था और उसके बाद वो रातों रात ही अपने माफिया वर्क के लिए वहाँ से निकल गया था अपने प्राइवेट जेट के थ्रू। बाहरी दुनिया के लिए माफिया वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है पर हाँ एक्चुअल वे अंडर वर्ल्ड जैसी चीज़ें भी है। और वहाँ पे वांगजी जो हांगजन नाम से जाना जाता है वो एक माफिया किंग है। ये हायर पोजीशन उसे अपने ग्रैंडपा के थ्रू मिली था। और ये बात लैंड कोरियन को पता नहीं थी क्योंकि वांगजी के मॉम एंड डैड माफिया वर्क के रिलेटेड काम करते थे। उनके डेथ के बाद उनके ग्रैंडपा ने वांगजी को अपने साथ ले गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वांगजी में वो चीज़ें हैं जो एक माफिया किंग के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने वांगजी को माफिया की ट्रेनिंग दी थी और उसने अपनी जगह माफिया किंग के तौर पर सिक्योर किया था क्योंकि उसे पता है अगर कोई छोटा मोटा माफिया बन के रह गया तो अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये बात उसके फैमिली में सिर्फ साउसिंजन सुयांग जो उसके अच्छे दोस्त है और माफिया वर्क के काम में भी थोड़ी बहुत मदद करते हैं उसके गक्का और उसके सीजे मतलब यानली साउजे और जांग चांग और इतनी हुसैन
अपने करीबी दोस्तों को भी पता है, यहाँ तक कि एल्डर्स को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इसी वजह से मांगजी जब भी माफिया वर्क किया जाता है तभी उसके पीछे ये सारे लोग उसे कवर अप करने में लगे रहते हैं। यान ली, लान सिचन, यांग चैंग कहीं, यहाँ तक नी हुसैन और साउचिन स्वैंग ने भी कई बार वांगजी को समझाने की कोशिश की, पर हमारा वांगजी है, पर टच से मस नहीं हुआ था और अपना माफिया किंग का पोजीशन भी नहीं छोड़ रहा था। इसी तरह से इन लोगों की लाइफ चल रही थी एकदम स्मूथ वे में, पर शायद किस्मत का और ही कुछ मंजूर था। आज वांगजी जिस माफिया वर्क के चलते जा रहा था वो वेंचाओ से मिलने वाला था। एक खतरनाक माफिया लीडर थे जो रूल रेगुलेशन लीगल इलीगल कुछ नहीं मानता, यहाँ के माफिया वर्ल्ड के रूल्स भी नहीं मानता है और जाना माना एक बिजनेसमैन भी है। ये टाइप बहुत बड़ा टाइप होने वाला था, पर वांगजी अपने काम को भी एक लीगल वे में करता है, इसलिए बहुत सब वेंचो के बारे में जानने के लिए निकला था और उसे वेंचो के बारे में बहुत सारी आधी अधूरी चीज़ें मिली थी, इसी वजह से उसे खुद निकलना पड़ा। यहाँ पर दूसरी ओर जियांग फैमिली और लैन फैमिली, नी फैमिली बैठ के डिनर कर रहे थे। तो लैन को रहने का आज वांगजी का फिर से कोई मीटिंग आ गया होगा, है ना। तो साउथ सिंह ने कहा थोड़ा सा गले को ठीक करते बोला, हाँ एक जरूरी मीटिंग जाना ही पड़ा। तो लैन सिचन ने कहा, अंकल आपको भी पता है, हम सबको भी पता है वांगजी क्यों नहीं आता है फैमिली डिनर में। तो मैडम ने कहा क्यों आएगा, इस कोरियन के कोटस खुद बर्थडे ने उससे शादी के लिए जो बुला होगा फिर से। तो यान लेने का मॉम, तुम मैडम ने कहा तुम्हारी वो ससुर आने से पहले ना वो मेरा दोस्त है, इसी वजह से मैं उसे कुछ भी बुला सकता हूँ। तो जंग पर मैंने कहा हाँ ये बात सही है, बच्चों तुम इन दोनों के बीच मत पड़ो, ये सुनने के बाद सारे लोग थोड़ा मुस्कुरा चुप हो गए। तो जंग ने कहा अंकल आप वांगजी के पीछे क्यों पढ़ रहे हो, उसे जब शादी करनी होगी तब कर लेगा। तो या लैन को रहने का हाँ जब वो 60 साल का बुढ़ा हो जाएगा तब। तो मैडम ने कहा हाँ तुम्हें तो देख ही रहा हूँ मैं, उसके लिए मुझे वांगजी को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनने के बाद जियांग फैमिली को भी हंसी आ गया, वहाँ पे जितने सारे बेटे थे उन्हें भी हंसी आ गई। तो लैन को रहने का मैडम यू आपको तो पता है ना मेरी शादी करने का ना करने का रीज़न। तो मैडम ने कहा हाँ 60 साल बुढ़े से कौन शादी करेगा। ये कहने के बाद वो खाने पर फोकस करने लगे। तो लैन को रहने का मुझे वांगजी से मिलना है, किसी बात में उसे बोलो वापस आने के लिए। तो लैन सिचन ने कहा ठीक है मैं वांगजी से बात करता हूँ। तो लैन को रहने का मुझे उससे बात नहीं करनी है, मुझे उससे मिलना है। ये सुनने के बाद लैन ने कहा अंकल मैं वांगजी को बुलाता हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने पीसफुली डिनर किया और यानी ने मैसेज ड्रॉप किया वांगजी को ने मैसेज देखा और कहा साहब से आप बिना। ये कहने के बाद वांगजी ने एक ओके का साइन भेज दिया। उसके बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और अपना दूसरा माफिया किंग वाला फ़ोन को ऑपरेट करने लगा और वेंचाओ के बारे में डिटेल निकालने लगा था। उसे जब वेंचाओ के इलीगल धंधे के बारे में पता चला कि माफिया रूल से हट के वो जो काम कर रहा है उसके बारे में जब उसे पता चला, उसने वेंचाओ को एक मीटिंग के लिए बुलाया और अपना मार्क्स वेयर कर रहा था ताकि उसे कोई पहचाने नहीं। पर वेंचाओ ने कुछ नोटिस किया, वांगजी का कॉफलिन, वो कॉफलिन लास्ट टाइम नान कॉर्पोरेशन की तरफ खरीदा गया था। ये जानने के बाद वेंचाओ ने एक स्मिर किया और कहा ठीक है आपको हमारे साथ डील नहीं करनी है तो मत कीजिए, आप खुद आएंगे और हमारे साथ डील करें। तो वांगजी ने भी एक डेविल स्माइल देकर देखते ये कहने के बाद वो मीटिंग वहाँ पे उभर गया और वांगजी वापस आ गया। वो सीधा घर ना जाके अपना ऑफिस वर्क करने लगा था। तभी वेंचाओ वेन कॉर्पोरेशन के थ्रू एक मैसेज आया, मतलब एक बिजनेस प्रपोजल आया था। ये बात थोड़ी सी नहीं अटपटी लगी वांगजी को, क्योंकि कल ही तो वो मीटिंग करके आया था वेंचाओ से, फिर आज ये तो साउथ इंडियन याद तो क्या कहते हैं वांगजी। तो वांगजी ने कहा उसे मुझसे मिलने के लिए बोलो, आज के अपॉइंटमेंट दे देना रात की। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन ने यस बोल के पहुँच चला है। स्वैंग ने कहा वांगजी कुछ गड़बड़ लग रही। तो वांगजी ने कहा पता नहीं डोंट वरी मैं हैंडल कर लूँगा। ये सुनने के बाद वांगजी ने अपनी मीटिंग्स कवर की थी। यहाँ पे विंग की क्लास के ऊपर क्लास लगी जा रही थी। वेंडिंग और विंगिंग तो विंग के बैक सॉकवर्ड में थे, पर हाँ उसके उधर अच्छे से क्लास लगी जा रही थी। इन सब में विंग को सुकून देता था वांगजी की दीदार करना।
तो वेंकिंग और रनिंग ने चलो तुम्हारा वाला तो यहीं पे पास की बिल्डिंग में रहता है और हमारा वाला कहाँ पे रहता है पता ही नहीं चलता है। तो वांगजिन ने कहा तुम्हें तो पता है एक जंग है और दूसरा न्यूजन, ये दोनों अपनी ही कंपनी में मिलेगा और कहाँ मिलेंगे। न्यूजन ने बाद रनिंग और वेंकिंग ने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो विंग ने कहा तो क्या चले जाओ वहाँ के आसपास किसी बिल्डिंग में। तो विंग ने हाँ हाँ हम जाके जासूस करेंगे और अगर किसी ने पकड़ लिया ना तो हमें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। ये सुनेगा तो यूज़ करने लगा और कहने लगा मेरे वाले को तो मैं आगे सीख लूँ और कितना हॉट एंड ड्रेसिंग लग रहा है ब्लैक सूट में। ये सुनने के बाद विंगी और विंकिंग भी लाए भाई तो अपना काम कर हम चलते, हमें कबाब में हड्डी नहीं बनना है तुम दोनों के बीच। ये सुनने में विंगी ने कहा कितना ड्रेसिंग लग रहा है जी कितने ऐसे खा जाऊँ। ये सुनने के बाद विंगी और विंकिंग ने कहा विंग तुम्हें पता है ना ये तुम्हारे पहुँच से बाहर नहीं ऊपर है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, पर उसे देखने में क्या बुराई है। ये कह के वहीं भांगजी को देखने लगा। भांगजी को कभी कभी ऑफिस में बैठे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई नज़र रखा है। वो जब भी देखने की कोशिश करता है वहीं अपने ड्रोन को नीचे कर देता है जिसकी वजह से भांगजी को कुछ पता ही नहीं चलता है। भांगजी ने कहा स्ट्रेंज। उसके बाद फिर से वो काम पे लग जाता है। उसे लंच टाइम पे घर जाना पड़ा क्योंकि साउथ इंजन और स्वैंग ने ट्रिक करके भांगजी को घर ले गए और भांगजी इन दोनों पे जो चिल्लाने वाला था तभी ऐलान को रहने का उन दोनों पे चिल्लाना मत, वो मेरे कहने पे तुम यहाँ पे लेके आए, तुम्हें तो हमारे पास डिनर करने का भी टाइम नहीं। तो भांगजी ने कहा कुछ इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ऐलान को रहने का पता नहीं भांगजी तुम्हारा ऑफिस क्या हुआ है, तुम प्राइवेट जेट लेके कहीं तो जाते हो और उसके बाद तुम्हारे पायलट इतने अच्छे कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ना ही मैं तुम्हारे ऊपर कोई स्पाइस छोड़ता तो उनका कोई पता नहीं चलता और तो और तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलता। उस 2-3 दिनों तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड मुझे बता दो। हाँ जी मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुने वांग जी ने कहा अंकल आप फिर से शुरू हो गए, मुझे शादी नहीं करनी। ये सुने लैंड करने का तो फिर करना क्या है तुम्हें। ये सुने में वांग जी ने कहा अपनी बिजनेस को लैंड करने का और एक शब्द मत भूलना पढ़ना, मैं गन लेकर के अपने आप को शूट कर लूँगा। तो वांग जी ने कहा अंकल गन के लाइसेंस आपके पास है। ये सुनने के बाद लांजीचन यानली और साउजिन से वांजी को ऐसे देख रहे थे कि भाई तू सच में है। तभी मैडम यू और जेंग दोनों को बहुत ज़ोर से हंसी आ गई थी। उन्होंने सोफे पे बैठ के चाय पी रहे थे और कहा मैडम ने कहा तुम्हें टक्कर का मिला है। तो जेंग मैम ने कहा लैंड करें वैसे बात तो सही है भांग जी की। तो भांजी अपना पोकर सा और डार्क और निकाल के बोल रहा था वो फैमिली के साथ होता है तो उस ओरे को कंट्रोल में रखता है। पर तभी उसका थोड़ा माथा खनका और उसने बोल दिया अंकल मुझे शादी नहीं करनी, ये टॉपिक यहीं पे खत्म। उसके बाद सारे फैमिली मेम्बर्स ने लंच किया और लैंड को थोड़े से उखड़े हो गए थे इस बात को लेकर कि वांग जी को शादी क्यों नहीं करनी। फिर भी उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और फिर अपने काम से चले गए। तो फिलहाल से चलने का फिर से काम था तो वांग जी ने कहा हाँ काका। तो यानी ने कहा वांग जी वैसे अंकल की बात भी सही है। तो वांग जी ने कहा आपको तो पता है ना इस हिसाब से मेरी लाइफ कितनी है। तो यानी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कुछ नहीं कहा। तो वांग जी ने कहा काका आपको कुछ काम है। तो लंच जाने का मुझे कोई काम नहीं है, बस डिनर टाइम के लिए सही टाइम में पे आ जाना। ये सुनने के बाद मैंने अपना सर हाँ मिलाया और वहाँ से चले गए। और डिनर टाइम के बाद वो कभी भी टाइम पे नहीं आएगा ये बात तो लांसीचन और यानली को पता थी। फिर भी वांग जी ने हाँ कहा। उन्हें ये बात तो चली गई चलो बंदा कुछ तो रिस्पॉन्स करता है काम को लेकर के अलावा। उसके बाद वांग जी वेंचाओ के सामने बैठा था। वेंचाओ अपना बिजनेस प्रपोजल लेके बैठा था। तो वांग जी ने कहा इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं। तो वेंचाओ ने कहा मिस्टर लान आपका फ़ायदा कल वाले डील में भी नहीं था। तो वांग जी ने कहा व्हाट यू मीन। तो वेंचाओ ने कहा माफिया किंग हंगरजन को तो जानते हो गए। तो लान वांग जी ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है और ये कौन है। वेंचाओ ने ऐसे कह के बोला आप खुद को ही नहीं जानते। तो वांग जी के पास साउथ इंडियन और स्वयं खड़े थे एक और दो घाट्स जो वांग जी के बाबा दादा उन्होंने फ़ौरन से गन निकाल के लोड कर दिया। तो वेंचाओ ने कहा हाँ गलती से भी ये भूल मत करना वांग जी, पता है क्या हुआ मैं बताता। अगर तुम मुझे शूट करोगे तो क्या रीज़न दोगे सेल्फ डिफेंस, पर यहाँ पे तो कैमरा लगे हैं वांग जी श्री बस वॉइस नहीं रिकॉर्ड होगी वरना मेरे असिस्टेंट वहाँ से बैठ के ऑपरेट करा। ये सुनने तो वांग जी उस कॉर्नर पे देखने लगा।
उसे इतना गुस्सा आया कि इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। फिर भांजी ने कहा चाहिए ना मैं, तो वो इंसान ने कहा इस दिल पे उस दिल पे साइन चाहिए। तो भांजी ने कहा ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो इंसान ने कहा बी रेडी, तुम्हारी काका है, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम्हारी अंकल है, हाँ तुम्हारे दो दोस्त भी है ना वांगी, जो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर में सैड ना। तो वांगी को इतना गुस्सा आया कि उसने इंजाओ को कॉलर पकड़ दिया, बोला डोंट डैड टू टच देम, अदरवाइज तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें भी नहीं पता होगा। तो इंजा ने कहा हाँ तुम्हें पता है तुम्हारी काका और तुम्हारे साहू अभी कहीं पे जा रहे हैं। ये सुनने के बाद भांजी ने साहू सिंचन को इशारा हो गया। तो साहू सिंचन ने जल्दी से फ़ोन उठाया कि लाल सिंचन को फ़ोन किया। तो लाल सिंचन ने कहा हाँ बोलो साहू सिंचन। तो साहू सिंचन ने कहा सिंचन काका आप कहाँ पे हो। तो सिंचन ने कहा क्यों क्या हुआ। तो साहू सिंचन ने कहा नहीं बता नहीं कहा आप कहाँ पे हो। तो साहू सिंचन ने कहा कुछ नहीं, आज तुम्हारे साहू जी को बाहर खाने का मन कर रहा था इसलिए मैं उन्हें लेकर आ गया। ये सुनिए भांजी को गुस्सा आने लगा। तो साहू सिंचन ने कहा अच्छा साहू जी का ख्याल रखना ठीक है। ठीक है बाद उसने फ़ोन काट लिया। उस जने का तुम्हारे गुस्से के कारण देखो 3 गाने जाएंगे, तुम्हारे काका के, तुम्हारे साहू जी के और उनके पेट में पलने वाला 2 महीने का बच्चा। ये सुनने के बाद भांजी को तो इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बैक पॉकेट से जो हिडन गन होता है उसे निकाल के वेंचा के सिर पर रख दिया। तो वेंचा ने कहा देखो अब तो मुझे मारने में वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस डील पे साइन करो और मैं अपने गार्ड्स को कि उनका पीछा करवाना बंद कर दूँगा। ये सुनने का तो भांजी नेवर ये कि वहाँ से कार लेके चला गया था। सुयांग और साहू सिंचन भी वहाँ से चले गए थे। वांगजी ने अपने माफिया के फॉर्म में आते हुए साहू सिंचन और सुयांग को जो ऑर्डर दिया उसने वही फॉलो किया। उन्होंने सारे फैमिली मेम्बर की सिक्योरिटी के बारे में पहले कंसल्ट किया और जियांग और न्यू हुसैन को अपने कंसल्ट में लिया। उसके बाद वांगजी ने सिक्योरिटी टाइट कर दिया। अब उसी की मेन प्रायोरिटी थी उसके काका और साहू जी, उन्हें बचाने के लिए वो निकल के चुका था। तभी उसी होटल में विंग अपनी चीफ एडिटर के ऊपर जो सीनियर है उनसे मिलने आया था अपनी कॉमिक मिस्टर माफिया को अप्रूव करने के लिए, और वह अप्रूव हो गया था। वही वहाँ से निकल ही चुका था कि बाकी एरिया में वहाँ पे खड़ा ही था कि तभी उसने वेंचाओ की बात सुनी। आज तो वो लानवांग जी गया, उसके कार का एक्सीडेंट होने वाला है। हाँ काश मैं उसके पीछे जाके उसके डेथ का लाइव डेमो देख सकता था। पता है उसकी कार के ब्रेक्स फेल हो गए हुए, उसके जैमर्स काम नहीं कर रहे हुए। कितना सुकून है, वो पोजीशन मेरा होगा अब। ये सुनिए विंग के हाथ पैर कांपने लगे, इसके हाथ से फाइल गिरने वाली थी। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और कहा भांजी लाल जी का एक्सीडेंट। ये कहने के बाद वह वहाँ से टैक्सी लेके निकला था। और यहाँ पे भांजी जैसे जैसे करके लाइन से चंद गगा और जानली को सेफ्टी प्रोवाइड हो गया था। और लाइन से चंद और जानली ने भी सिर्फ होटल में कदम रखा था। उसके बाद जाके जब भांजी ने साउथ इंडियन से बात पूछी तो साउथ इंडियन ने कहा गगा और सियासी तो सही सलामत है। ये सुनने के बाद भांजी ने कहा पर क्या करने वाले ये सोचा ही था कि तभी उसके ब्रेक्स नहीं काम कर रहे थे। ये देखने के बाद भांजी ने कहा डैम इट। तो साउथ इंडियन ने कहा क्या हुआ। तो भांजी ने मेरे कार के ब्रेक फेल हो गए। तो स्वयं ने कहा मैं ठीक है मैं ये अपलोड करके वही वो ठीक करने की कोशिश उनका कार तो इलेक्ट्रॉनिक है ना। ये सुनने के बाद भांजी ने कहा जो भी करो जल्दी से। ये सुनने के बाद स्वयं भांजी के कार को हैक करने लगे पर फेल हो गए। तो स्वयं ने जब भांजी को ये बात पता नहीं चाहिए तभी उसके फ़ोन का नेटवर्क भी चला गया था। यहाँ पे पीछे विंग अपने टैक्सी के भांजी के कार का फॉलो कर रहा था। और जब वो वहाँ पर पहुँचा बहुत देर हो चुकी थी, भांजी की कार पूरी उलट चुकी थी और एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। उसमें उसे लगा था कि वहाँ पे कोई बचा ही नहीं। तो विंग ने जब उस कार की हालत देखी वो वहीं पे बेहोश हो गया। उसके साथ जो टैक्सी ड्राइवर आया था उसे विंग की हालत दिखी नहीं गई थी और वो वहाँ पे नज़दीक एक हॉस्पिटल में ले गया था। तभी यहाँ पे दूसरी ओर साउथ इंडियन सुयांग लांसिचन यानली और
घर के सारी फैमिली मेम्बर्स को पता चल गया था कि वांगजी का एक्सीडेंट हो गया है। और वो हॉस्पिटल में ये सुनने के बाद वहाँ पे सारे लोग पहुँच गए। और जब उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचे थे तभी उन्हें एक बैड न्यूज़ मिला कि वांगजी कोमा में जा चुका है। वहाँ पे वही उसी हॉस्पिटल में था। विंग जब होता है उसने माटोला उसके पास वेनिंग और विंकिंग आ गई थी, क्योंकि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में उसके उन दोनों का ही नंबर था, क्योंकि उनके फैमिली में कोई नहीं था, वो इनके कोऑर्डिनेट्स है इसी वजह से। तो विंकिंग और वेनिंग एक साथ बोले किसे मारने पे तुले हो विंग, और किसने किसको मार डाला, तुम क्या बोल रहे हो। तो इनने कुछ सोचा और चुप हो गया, क्योंकि इस सब पे वो इन दोनों को घसीट नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है। उसे लगा कि वो मुझे कि पुलिस पे कंप्लेंट कर दे। ये सोचने के बाद बैंकिंग और वेनिंग ने उनको डिस्कस किया। तभी उस फिर हॉस्पिटल के बाहर आते ही उस हॉस्पिटल की बड़े स्क्रीन पर लिखा हुआ था लैंड कॉर्पोरेशन की सीईओ लान वांगजी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, वो कोमा में जा चुके। ये सुनने ने कहा ये जिंदा है। तो विंकिंग और वेनिंग ने विंग क्या बोल रहा हूँ, तो विंग ने कहा उसका एक्सीडेंट हुआ, वो जिंदा है। जब मैं बात पुलिस को बता दूँ तो तभी डॉक्टर्स ने कहा, उनको लगा कि वो कौन सा अस्पताल में, वो फेस गौर करता है कि इसी हॉस्पिटल में वीआईपी वार्ड में वो शिफ्ट है। ये सुनने बाद मैंने कहा क्या मैं बता दूँ कि उसके फैमिली मेम्बर मेरी बात को यकीन करेंगे या फिर बाकी और की तरह ये भी एक्सीडेंट होगा। तभी फिर से न्यूज़ में बोला गया ये एक एक्सीडेंट था, क्योंकि उनके कार के ब्रेक फेल हो गए ये थे। इसलिए मैंने कहा नहीं, इसे एक्सीडेंट प्लान किया गया था। तो विंकिंग और वेनिंग बोल रहे थे क्या विंग क्या पूछ रहे हो। तो विंग ने कुछ नहीं, ये कहने के बाद विंग उन दोनों के साथ वहाँ से चला गया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके ये बोल सके, क्योंकि इन्होंने आधे से आधे लोगों को ये पता हुआ कि ये मर्डर है, फिर भी उसे एक्सीडेंटली कहा दिया गया था। और जब विंग घर आया उसने विंग जॉब के बारे में जब डिटेल निकाला तो उसे पता चला कि ये वेन कॉर्पोरेशन के बहुत जाने माने सीईओ है। तो क्या इन दोनों में राइवलरी, ये सोच के विंग की तबीयत खराब हो रही थी और वर्क प्रेशर इतना था कि क्या ही बताए, और विंग को गिल्ट फील हो रहा था। तभी उसने न्यूज़ में देखा कि वेन कॉर्पोरेशन की जो सीईओ है वो वांगजी के बहुत अच्छे दोस्त है। ये बात न्यूज़ में फ्लैश हो रही थी उस रात को ये, और इसी वजह से वेन कॉर्पोरेशन के सीईओ वांगजी से मिलने गए। ये बात विंग को थोड़ी सी अटपटी लगी कि हो क्या रहा है, इन लोगों क्या कर रहे हैं, क्या अगर मैं बोलूँगा तो कोई विश्वास करेगा। ये सोच के विंग चुप गया। इसे 2 दिन बीत गए थे। उसे और एक वहाँ पे लगातार वांगजी और बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है, वो कोई मामूली कॉर्पोरेशन में वांगजी सीईओ नहीं है, लान कॉर्पोरेशन वेन कॉर्पोरेशन बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है। इस वजह से वहाँ पर कुछ दिनों से यही न्यूज़ फ्लैश हो रही थी। तो विंग जब पास न्यूज़ देख रहा था तभी उसे पता चला कि वेन कॉर्पोरेशन के साथ लांस ने 2 प्रोजेक्ट साइन किए रिसेंटली। ये सुनने का तो विंग ने कहा ये हो क्या रहा है, क्या इनके सबऑर्डिनेट को पता ही नहीं है कि ये सोचने के बाद विंग चुप हो गया। उसने कहा मुझे इस बात में घसीट नहीं चाहिए। उसके बाद विंग अपनी चीफ एडिटर के साथ मिलने के लिए जाने वाला था हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी चीफ एडिटर की तबीयत ख़राब हो गई थी। और जब वांगजी को वहाँ से शिफ्ट कराया था, हाँ वो हॉस्पिटल अच्छा था पर इतना भी अच्छा नहीं था कि वो हमेशा के लिए वहीं पर रखा जाए। तो वांगजी को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया था। तो वो हॉस्पिटल जहाँ पे चीफ एडिटर विंग के एडमिट है वहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे। तभी वांगजी को वहाँ से लिया जा रहा था बॉडीगार्ड से। विंग वहाँ से सोच रहा था कि वहाँ से जैसे जैसे क्रॉस कर ले, तभी वांगजी ने विंग को जोर से कस के पकड़ लिया था। विंग का हाथ जैसे छोड़ नहीं रहा था, विंग जो डर गया था उसने वांगजी का हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ये देख के सारे लोग शॉक हो गए कि ये बंदा कौन है जिसका हाथ वांगजी पकड़े है। तो जैसे जैसे करके विंग का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे पर वांगजी विंग का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। तो लैंड करने ने कहा प्लीज़ अंदर चलो, इमरजेंसी है। ये सुनने के बाद विंग ने भी जो शौक में था, डर में था, उसने अपना सिर हाँ मिला था। तो वांगजी को लेके वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने के बाद उसे जैसे जैसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था विंग, वांगजी उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। तो लैंड करें डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे कि क्या कंडीशन है। तो डॉक्टर ने कहा
भगवान से प्रे करिए इन्हें जल्दी होश आ जाए, वरना इनकी जान को भी खतरा है। ये सुनिए तो विंग स्टॉप, वहाँ पे उसकी पूरी दुनिया थम गई थी कि उसे पता है इसका हालत किसने किया, पर वो जस्टिस नहीं दिला पा रहा है। वो कह ही नहीं पा रहा है कि मुझे पता है। वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो टेंस हो रहे थे। तो तभी वांग जी ने विंग का हाथ छोड़ दिया। तो जब वांग जी ने विंग का हाथ छोड़ा तो विंग ने कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, वांग जी ने मेरा हाथ छोड़ दिया, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये कह के विंग एक भूत की तरह से वहाँ से चला। सबको थोड़ा सा शौक लगा कि उसने वांग जी को पहचाना गया। पर उस समय ना कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें जब दिमाग में चलती है तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें ध्यान में नहीं आती। तो वहाँ से चलने जाने के बाद कुछ ज़्यादा लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, पर यान ली को थोड़ा सा अटपटा लगा कि ये लड़का है कौन। फिर भी यान ली ने बाकी सारी चीज़ों को साइड पे रखा और फिर विंग अपने चीफ एडिटर के पास चला गया, उन्हें विज़िट किया और वापस आ गया। वापस आने के बाद विंग अपने काम पे लग गया और अपने काम को ख़त्म करने के बाद वो अपने अपार्टमेंट में चला गया था। जाने के बाद विंग ने सोने की कोशिश की, पर उसे बुरे बुरे सपने आने लगे कि जैसे वांग जी कह रहा था कि तुमने जानबूझ के किसी को नहीं बताया, एक गुस्से चले के साथ। विंग ने कहा नहीं, ये कह के वो उठ गया। उसे 104 के आसपास शायद बुखार होगा। वो सही से कुछ देख भी नहीं पा रहा था। उसने जैसे जैसे करके फ़ोन उठाया और फिर मुझे आगे बढ़ा कि नहीं, और वहाँ से धड़ाक से गिर गया और विंग ब्लैकआउट। उसके फ़ोन से लकीली विंग के फ़ोन से विंग को कॉल चला गया था। उसने जब इतने रात को विंग का कॉल देखा, उसने फटाक से कॉल उठाया और चिल्लाने लगा विंग विंग, पर विंग की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो विंग ने विंग को उठाया और बहुत सीधा विंग के अपार्टमेंट के लिए निकल गए। और विंग को जब पहुँचे, विंग वहाँ पे बेहोश पड़ा। यही देख के वो दोनों शॉक। उसके बाद उन्होंने विंग को हॉस्पिटल में एडमिट किया और डॉक्टर ने कहा इसे शायद बुखार है, इसी वजह से ये बेहोश है और कुछ नहीं, शायद 2-3 घंटे में होने होश आ जाए। ये कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चला गया था।